कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। बिहारी जब पश्चिम में घूम रहा था तब वह अनुभव करने लगा था कि किसी एक काम में बिना लगे उसे शांति नहीं मिल सकती। यही सोचकर उसने कलकत्ते के गरीब क्लॉकी की चिकित्सा और शुश्रूषा का भार अपने ऊपर ले लिया है। ग्रीष्म ऋतु में छोटे गड्ढे की मछली जैसे कीचड़शुदा कम पानी में फड़फड़ाकर दम तोड़ती है, कलकत्ते के गली निवासी अल्प उपार्जन क्षम परिवार भारग्रस्त क्लर्कों का वंचित जीवन भी ठीक वैसा ही है। उनकी दयनीय दशा पर बिहारी का हृदय बहुत दिनों से व्यथित रहता था। उनके लिए बिहारी ने अब वन की छाया और गंगा तट की खुली हवा दान करने का संकल्प किया है। कलकत्ते के उस पार बाली उत्तरपाड़ा में गंगा के किनारे उसने एक बगीचा लेकर चीनी बढ़इयों से उसमें छोटे छोटे सुंदर झोपड़े बनवाना शुरू कर दिया, किंतु उसका मन शांत नहीं हुआ। काम में प्रवृत्त होने के दिन ज्यों ज्यों निकट आने लगे त्यों त्यों उसका चित्त अपने संकल्प से विमुख हो उठा। उसका मन बार बार यही कहने लगा कि इस काम में कोई सुख नहीं, कोई रस नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, यह केवल शुल्क भार मात्र है। काम की कल्पना ने बिहारी को इसके पहले कभी भी इस तरह क्लेश नहीं दिया। एक दिन था जब बिहारी को विशेष किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उसके सामने जो भी कुछ आता था उसमें वह अनायास ही अपने को लगा सकता था। अब उसके मन में कैसी तो एक भूख सी पैदा हो गई है। पहले उसे मिटाए बिना उसका और किसी बात में मन ही नहीं लग रहा है। पहले के अभ्यासवश वह काम छेड़ता जरूर है, पर दूसरे ही क्षण सब छोड़ छाड़ कर छुटकारा पाना चाहता है। बिहारी के भीतर जो यौवन निश्चल भाव से सोया हुआ था, जिसके विषय में उसने कभी कुछ सोचा तक नहीं, विनोदनी की जादू की लकड़ी के स्पर्श से आज वह जाग उठा है और तुरंत पैदा हुए गरुड़ की तरह वह अपनी खुराक के लिए सारी दुनिया छाने डाल रहा है। इस क्षुधित प्राणी के साथ बिहारी का पहले कोई परिचय नहीं था, किंतु अब उसके मारे वह हैरान परेशान है। अब वह कलकत्ते के क्षीण जीर्ण अल्पायु क्लर्कों को लेकर क्या करेगा? आषाढ़ की गंगा सामने से बही चली जा रही है। गंगा के उस पार नीले मेघों की घन घटा घने वृक्षों के ऊपर भार से झुकी आ रही है। संपूर्ण नदी तल फौलाद की तलवार की तरह कहीं उज्जवल कृष्ण वर्ण धारण किए हुए है, तो कहीं आग की तरह चकमक चकमक उठता है। नवीन वर्षा के इस समारोह पर ज्यों ही बिहारी की दृष्टि पड़ती है, त्यों ही उसके हृदय का द्वार उद्घाटन करके आकाश के इस नील स्निग्ध प्रकाश से न जाने कौन तो अकेली निकल आती है। न जाने कौन अपने स्नान सिक्त घन तरंगित कृष्ण केश उन्मुक्त करके सामने आ खड़ी होती है, और वर्षा आकाश से विदीर्ण मेघों में से विच्छुरित समस्त विच्छिन्न सूर्य किरणों को बटोरकर न जाने कौन एकमात्र उसी के मुंह पर अनिमेष दृष्टि की दीप्त कातर प्रार्थना सी प्रसारित कर जाती है। पहले तो जीवन उसका सुख संतोष से बीता है, आज उसे वह परम क्षति समझ रहा है। ऐसी कितनी ही मेघाच्छन्न संध्याएं और कितनी ही पूर्णिमा की रातें बिहारी के जीवन में आई हैं, और वे उसके शून्य हृदय के द्वार के पास आकर सुधा पात्र हाथ में लिए हुए चुपचाप लौट गई हैं। उस दुर्लभ शुभ लग्न में कितने संगीत अनारब्ध और कितने उत्सव असंपन्न रह गए हैं, उनका कोई ठीक है? बिहारी के मन में जो पूर्व स्मृतियां थी, विनोदनी उस दिन के उद्यत चुम्बन की रक्तिम आभा से उन्हें आज ऐसी फीकी और ऐसी अकिंचित कर कर गई। महेंद्र की छाया के रूप में उसके जीवन के अधिकांश दिन कैसे कट गए थे, उनमें क्या चरितार्थता थी? प्रेम की वेदना में संपूर्ण जल स्थल आकाश के केंद्र कुहर से ऐसी रागिनी ऐसी वंशी बजती है, इसका तो अचेतन बिहारी पहले कभी अनुमान भी न कर सकता था। जिस विनोदिनी ने दोनों बाहुओं से वेष्टित करके क्षण भर में अकस्मात उसे ऐसे अनुपम सौंदर्य लोक में पहुंचा दिया है, उसे अब वह कैसे भूलेगा? विनोदिनी की वह दृष्टि, उसकी वह आकांक्षा आज जो सर्वत्र व्याप्त हो पड़ी है। विनोदिनी की उन व्याकुल घनी सांसों ने
बिहारी के रक्त स्रोत को आज जो तरंगित कर रखा है और उसके स्पर्श के कोमल उत्तापने ने बिहारी के पुलकाविष्ट हृदय को आज जो फूल की तरह प्रफुल्लित कर रखा है, उसे अब वह कैसे भूलेगा। किंतु फिर भी उस विनोदनी से बिहारी आज इतनी दूर क्यों है? इसका कारण यह है कि विनोदनी ने जिस सौंदर्य रस से बिहारी को अभिषिक्त कर दिया है, संसार में विनोदनी के साथ उस सौंदर्य के योग्य किसी संबंध की वह कल्पना नहीं कर सकता। पंकज को उसके जन्म जलाशय से विच्छिन्न करने में उसके साथ थोड़ा पंख भी निकल आता है। किस तरह उसे वह ऐसी जगह स्थापित कर सकता है जहां सुंदर विभत्स न हो उठे। इसके सिवा महेंद्र से कहीं अगर छीना झपटी हो गई तो सारा व्यापार ऐसा कुत्सित आकार धारण कर लेगा कि उसकी संभावना को भी बिहारी अपने मन में स्थान नहीं दे सकता। इसलिए बिहारी एकांत निमृत गंगा तट पर विश्व संगीत के बीच में अपनी मानस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके अपने हृदय को धूप की तरह दग्ध कर रहा है। इसलिए वह चिट्ठी लिखकर विनोदनी की कोई खबर सुध नहीं ले रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा संवाद मिले जिससे उसका सुख स्वप्न का जाल छिन्न विच्छिन्न हो जाए। मेघाच्छन्न प्रभात में बिहारी अपने बगीचे के दक्षिण की तरफ फल से भरे जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा अलस भाव से गंगा की नावों का जाना आना देख रहा था। क्रमशः दिन चढ़ने लगा। नौकर ने आकर रसोई के बारे में पूछा तो बिहारी ने कह दिया, अभी रहने दो। मिस्त्रियों के सरदार ने आकर कुछ विशेष परामर्श के लिए उसे काम देखने के लिए ले जाना चाहा तो उसने कह दिया, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। इतने में बिहारी सहसा चौंक उठा। देखा कि सामने अन्नपूर्णा खड़ी है। वह भड़भड़ा कर उठ बैठा और दोनों हाथों से अन्नपूर्णा के पांव पकड़कर जमीन से मस्तक लगाकर बहुत देर तक उन्हें प्रणाम करता रहा। अन्नपूर्णा परम स्नेह के साथ उसके माथे और पीठ पर अपना दाहिना हाथ फेरती रही और फिर अश्रु विजड़ित स्वर में बोली, बेटा बिहारी, तू इतना दुबला कैसे हो गया? फिर से अपनी चाची का स्नेह पाने के लिए चाची। सुनकर अन्नपूर्णा की आंखों से झर झर आंसू झरने लगे। बिहारी ने चंचल होकर कहा, चाची, तुमने अभी खाया पिया नहीं होगा? नहीं, अभी मेरा समय नहीं हुआ। चलो, मैं चलकर रसोई की तैयारी कर दूं। आज बहुत दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ की रसोई और तुम्हारी थाली का प्रसाद पाऊंगा। महेंद्र और आशा के संबंध में बिहारी ने कोई बात ही नहीं छेड़ी। अन्नपूर्णा ने एक दिन अपने हाथ से बिहारी के लिए उधर का दरवाजा बंद कर दिया था। अभिमान के साथ बिहारी ने उस निष्ठुर निषेध का पालन किया है। भोजन करने के बाद अन्नपूर्णा ने कहा, नाव घाट में लगी हुई है, तुझे एक बार कलकत्ता चलना पड़ेगा। कलकत्ते में मेरा क्या प्रयोजन है चाची? जीजी बहुत बीमार हैं, तुझे देखना चाहती हैं। चकित होकर बिहारी बोला, महीन भैया कहाँ हैं? वह कलकत्ते में नहीं है, पश्चिम की तरफ घूमने गया है। सुनते ही बिहारी का चेहरा फक पड़ गया। वह चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तुझे क्या सब बातें मालूम नहीं? कुछ कुछ मालूम है, पर अंत में क्या हुआ सो नहीं मालूम। तब अन्नपूर्णा ने विनोदनी को लेकर महेंद्र के पश्चिम भाग जाने की बात बता दी। बिहारी की दृष्टि में उसी क्षण जल, स्थल, आकाश का सारा रंग ही बदल गया। उसके कल्पना भंडार में संचित संपूर्ण रस क्षण मात्र में तिक्त हो उठा। तो क्या मायावनी विनोदनी उस दिन की संध्या बेला में मेरे साथ महज एक खेल खेल गई? उसका वह प्रेम का आत्मसमर्पण महज एक छल था? वह अपना गांव छोड़कर निर्लज्ज भाव से महेंद्र के साथ अकेली पश्चिम भाग गई। धिक्कार है उसे और धिक्कार है मुझे। मैं मूढ़ हूं जो एक क्षण के लिए भी मैंने उसका विश्वास किया। हाय री मेघाच्छन्न आषाढ़ की संध्या, हाय री वर्षांत की पूर्णिमा रात्रि, तुम्हारा इंद्रजाल इतनी जल्दी कहां मिला गया? बिहारी सोच रहा था, दुखिनी आशा के मुंह की तरफ वह देखेगा कैसे? ड्योढ़ी के भीतर जब वह घुसा तो नाथहीन घर के घनीभूत विषाद ने उसे उसी क्षण घेर लिया। घर के दरबान और नौकर चाकरों के मुंह की तरफ देखकर अपने लापता उन्मत्त मित्र के लिए लज्जा से उसका मस्तक झुक गया। परिचित भृत्यों से वह पहले की तरह स्निग्ध भाव से कुशल तक न पूछ सका और अंतःपुर में घुसते समय
उसे पांव उठाए नहीं उठने लगे। सारे संसार के सामने असहाय आशा को महेंद्र प्रकाश्य रूप से जिस दारुण अपमान में झोंक कर चला गया है, जो अपमान नारी के चरमतम आवरण को हरण करके उसे संपूर्ण संसार की कुतूहलपूर्ण कृपा दृष्टि वर्षण के बीच खड़ा कर देता है, उस अपमान के अनावृत प्रकाश्यता में बिहारी कुंठित व्यथित आशा को देखेगा कैसे? किंतु इन सब बातों के सोचने, विचारने और संकोच करने का अब अवसर नहीं रहा। बिहारी के अंतःपुर में प्रवेश करते ही आशा ने बड़ी तेजी से आकर उससे कहा, लाला जी जल्दी आओ, जल्दी से चलकर माँ को देखो, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। बिहारी के साथ आशा का प्रकाश्य रूप से यही पहला आलाप है। दुख के दिनों में आंधी का सिर्फ एक ही मामूली सा झोंका संपूर्ण व्यवधान को उड़ा ले जाता है। दूर दूर रहने वालों को सहसा आने वाली बाढ़ एक संकीर्ण नाव में एकत्र कर देती है। आशा की इस संकोचहीन व्याकुलता से बिहारी को बड़ी गहरी चोट पहुंची। महेंद्र अपने घर को क्या से क्या कर गया है इस जरा सी घटना से, मानो वह बहुत ज्यादा समझ गया। दुर्दिन की ताड़ना से घर का सौंदर्य जैसे उपेक्षित हो रहा है। घर की लक्ष्मी की लज्जा भी उसी तरह अपने श्री की रक्षा करने में असहाय हो गई है। उसका छोटा मोटा आवरण, अंतराल और मर्यादा सब कुछ मानो अलग जा गिरा है। उसकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की किसी को फुर्सत नहीं है। बिहारी राजलक्ष्मी के कमरे में पहुंचा। राजलक्ष्मी अकस्मात श्वास कष्ट के मारे अत्यंत बेचैन हो उठी थी। अब तकलीफ कुछ घट जाने से जरा जी में जी आया है। बिहारी ने प्रणाम करके उनके चरणों की रज माथे से लगाई और उनका इशारा पाकर वह उनके पास बैठ गया। तू है तो अच्छी तरह, बहुत दिनों से मैंने तुझे देखा नहीं। अपनी बीमारी की तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी मां? फिर क्या मैं एक क्षण की भी देर कर सकता था? सो क्या मैं नहीं जानती बेटा, तुझे सिर्फ अपने गर्भ में ही नहीं रखा, बाकी तुझसे बढ़कर दुनिया में अपना मेरा और कौन है बता। कहते कहते राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बिहारी चट से उठकर आले में रखी हुई दवा की शीशियां वगैरह देखने के बहाने अपने को संभालने की कोशिश करने लगा। लौटकर जब वह राजलक्ष्मी की नाड़ी देखने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी नाड़ी तो रहने दे, तू अपनी नाड़ी का हाल बता, इतना दुबला कैसे हो गया? इतना कहकर राजलक्ष्मी अपना दुर्बल कृश हाथ उठाकर बिहारी के कंठ में हाथ फेरकर उसकी दुर्बलता की परीक्षा करने लगी। तुम्हारे हाथ का मछली का झोर खाए बगैर मेरी हड्डियां हरगिज नहीं भर सकती माँ। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ माँ, मैं तब तक रसोई की तैयारी कर रखूंगा। राजलक्ष्मी म्लान हंसी हंसकर कहने लगी, हाँ हाँ जल्दी तैयारी कर बेटा, पर रसोई की नहीं। कहते हुए उन्होंने बिहारी का हाथ दबा लिया और कहा, बेटा अब तू बहू ले आ, तेरी संभाल करने वाला कोई नहीं है। और मझली बहू, अब की तुम बिहारी का ब्याह करा दो। देखो ना लड़के की कैसी तो शक्ल हो गई है। अन्नपूर्णा ने कहा, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ जीजी, यह तुम्हारा ही काम है, तुम ही सब करोगी धरोगी, हम सब तो उसमें शामिल होकर खुशियां मनाएंगी। मुझे अब समय नहीं मिलने का मछली बहू, बिहारी का भार तुम ही पर रहा, इसे सुखी बना देना। मैं इसका ऋण नहीं चुका सकी, पर भगवान इसका भला करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ बिहारी के सिर पर फेर दिया। आशा से अब रहा न गया, वह रोने के लिए बाहर चली गई। अन्नपूर्णा आंसुओं के भीतर से बिहारी के चेहरे की तरफ स्नेह दृष्टि से देखने लगी। राजलक्ष्मी को सहसा किसी बात की याद उठाई। उन्होंने पुकारा, बहू, ओ बहू, और आशा के भीतर आते ही उससे कहा, बहू, बिहारी के लिए तुमने खाने पीने का इंतजाम कर लिया? माँ, तुम्हारे इस पेटू लड़के को अब सब पहचान गए हैं। ड्योढ़ी में घुसते ही मैंने देखा कि बामी दासी बड़ी बड़ी अंडे वाली कवई मछली लिए रसोई की तरफ दौड़ी जा रही है। मैं समझ गया, इस घर से अभी तक मेरी ख्याति मिटी नहीं है। इतना कहकर हंसता हुआ आशा की तरफ देखने लगा बिहारी। आशा आज शर्माई नहीं। बिहारी के हास्यालाप को उसने स्नेह के साथ मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। बिहारी इस घर का कितना अपना है, आशा इस बात को पहले जानती ही नहीं थी। कितनी ही बार उसने बिहारी को अनावश्यक आगंतुक समझकर उसकी अवज्ञा की है, और कितनी ही बार अपने आचरण से बिहारी के प्रति स्पष्टतः
विमुख भाव प्रकट किया है। आज उन सब त्रुटियों के लिए अनुताप के धिक्कार से आशा की श्रद्धा और करुणा बिहारी की तरफ जोरों से दौड़ने लगी। राजलक्ष्मी ने कहा, मजली बहू, महाराज के भरोसे रसोई का काम मत छोड़ देना। आज की रसोई तुम अपनी देखरेख में कराना। देखना, आज बिहारी के मन की सब चीजें बननी चाहिए। हमारा लड़का पूर्व बंगाल का है, चटपटे मिर्च मसाले का पूरा ध्यान रखना। बिहारी ने कहा, माँ, तुम्हारी माँ तो थी बिक्रमपुर की, तुम नदिया जिले के शरीफ खानदान के लड़के को पूर्व बंगाल का कैसे कह रही हो? यह तो मुझसे नहीं सहा जाएगा। इस बात को लेकर बहुत देर तक मजाक होता रहा और बहुत दिन बाद महेंद्र के घर का विषाद भार मानो आज हल्का हो गया। किंतु बातचीत में किसी तरफ से किसी ने महेंद्र का नाम नहीं लिया। पहले राजलक्ष्मी की बिहारी के साथ महेंद्र की ही बातें हुआ करती थी और इस बात को लेकर खुद महेंद्र ने माँ की कितनी ही बार हंसी उड़ाई है, किंतु आज उन्हीं राजलक्ष्मी के मुंह से महेंद्र का नाम एक बार भी न सुनकर बिहारी भीतर ही भीतर स्तंभित रह गया। राजलक्ष्मी की जरा आंख झपकते ही बिहारी ने बाहर आकर अन्नपूर्णा से कहा, माँ की बीमारी तो सहज नहीं मालूम होती चाची, सो तो दिख ही रहा है। इतना कहकर अन्नपूर्णा जंगले के पास बैठ गई और फिर बहुत देर तक चुप रहकर बोली, एक बार तो किसी तरह महेंद्र को नहीं बुला सकेगा? अब तो देर करना उचित नहीं बेटा। बिहारी कुछ देर निरुत्तर रहकर बोला, तुम जैसी आज्ञा दोगी मैं वैसा ही करूंगा। उसका पता ठिकाना किसी को मालूम है? ठीक ठीक तो किसी को नहीं मालूम, पता लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बात तुझसे और कहती हूं। बिहारी, तू जरा आशा के मुंह की तरफ देख। उसके मुंह की तरफ देखते ही तू समझ जाएगा उसकी छाती में कैसा मृत्यु बाण चुभा हुआ है। बिहारी मन ही मन तीव्र हंसी हंसकर सोचने लगा, दूसरों का उद्धार करने मैं जाऊंगा, भगवान, पर मेरा उद्धार कौन करेगा? उसने कहा, विनोदनी के आकर्षण से हमेशा उसे बचाए रखूं, ऐसा मंत्र मैं क्या जानता हूं चाची। माँ की बीमारी में वह 2 दिन के लिए शांत होकर रह सकता है, किंतु फिर वह उस तरफ नहीं मुड़ेगा, यह कौन कह सकता है। इतने में मलिन वसना आशा आधा घूंघट काढ़े धीरे से आई और अपनी मौसी के पैरों के पास बैठ गई। वह जानती थी इन दोनों में राजलक्ष्मी की बीमारी के बारे में बातचीत हो रही होगी, इसलिए वह उत्सुकता के साथ सुनने चली आई। पतिव्रता आशा के चेहरे पर निस्तब्ध दुख की नीरव महिमा देखकर बिहारी के मन में एक अपूर्व भक्ति का संचार हुआ। दुख शोक के तप्त तीर्थ जल से अभिषिक्त होकर इस तरुणी रमणी ने प्राचीन युग की देवियों के समान एक अचंचल मर्यादा प्राप्त कर ली है। इस समय वह साधारण नारी नहीं मालूम होती। आज मानो उसने दारुण दुख में पुराण वर्णिता साध्वियों के समान अवस्था प्राप्त कर ली है। बिहारी ने राजलक्ष्मी के पथ्य और दवा के विषय में आशा के साथ बातचीत करके जब उसे विदा किया, तब एक लंबी सांस छोड़ते हुए अन्नपूर्णा से कहा, महेंद्र का मैं उद्धार करूंगा ही। इसके बाद उसने बैंक में जाकर पता लगा लिया कि कुछ दिनों से महेंद्र का लेन देन इलाहाबाद ब्रांच से चालू हुआ है। हावड़ा स्टेशन पर विनोदनी अपनी इच्छा से इंटर क्लास के जनाने डिब्बे में बैठ गई। महेंद्र ने कहा, यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए 2nd क्लास का टिकट लिया है। जरूरत क्या है 2nd क्लास की? मुझे यहीं ज्यादा आराम रहेगा। महेंद्र को आश्चर्य हुआ। विनोदनी स्वभाव के ही शौकीन थी। पहले गरीबी का कोई लक्षण ही उसे अच्छा नहीं लगता था। अपनी सांसारिक दीनता को वह अपमानजनक ही समझती थी। महेंद्र समझता था कि उससे घर के अमीरी चाल चलन, विलास उपकरण और समाज में धनाढ्य के रूप में ख्याति के गौरव ने ही किसी समय विनोदनी का मन उसकी ओर आकर्षित हुआ था, और इस कल्पना ने उसके मन को अत्यंत उत्तेजित कर दिया था कि वह अनायास ही उस धन संपदा की सब तरह के आराम और गौरव की अधीश्वरी हो सकती है। किंतु आज जब उसका महेंद्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने का समय आया, बिना मांगे ही जब वह महेंद्र की सारी धन संपदा अपने भोग में ला सकती थी, तब क्यों वह ऐसी असह्य उपेक्षा के साथ अत्यंत उद्दत भाव से कष्टदायक लज्जादायक दीनता स्वीकार किए ले रही है। महेंद्र के प्रति अपने निर्भरता को विनोदनी यथासंभव संकुचित किए रखना चाहती है। किस उन्मत्त महेंद्र ने विनोदनी को उसके स्वाभाविक आश्रय स्थल से हमेशा के लिए विच्युत कर दिया है। उस महेंद्र के हाथ से वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहती जो उसके सर्वनाश के मूल्य स्वरूप गिना जा सके।
विनोदनी जब महेंद्र के घर में थी तब उसके आचरण में वैधव्य व्रत की कठोरता विशेष कुछ नहीं थी, किंतु इतने दिन बाद वह अपने को सर्व प्रकार के भोगों से वंचित कर रही है। अब वह एक वक्त खाती है, मोटे कपड़े पहनती है, और उसका वह अनर्गल हास्य परिहास अब कहाँ चला गया? अब तो वह ऐसी स्तब्ध, ऐसी आवृत, ऐसी सुदूर और ऐसी भीषण हो उठी है कि महेंद्र को उससे एक साधारण सी बात भी जोर से करने की हिम्मत नहीं पड़ती। महेंद्र विस्मित होकर, क्रुद्ध होकर बार बार यही सोचने लगा कि विनोदनी ने पहले तो मुझे इतनी कोशिश से दुर्लभ फल की तरह इतनी ऊंची डाली से तोड़ लिया, और अब वह उसे बिना सूंघे ही इस तरह दूर फेंके दे रही है। इसका कारण क्या? महेंद्र ने पूछा। तो अब कहाँ का टिकट करवाऊं, बताओ? पश्चिम की तरफ, जहां खुशी हो, चलो। कल सवेरे जहां गाड़ी ठहरेगी वहीं उतर जाना है। इस तरह का भ्रमण महेंद्र के लिए लोभनीय नहीं हो सकता। आराम में खलल पड़ना उसके लिए कष्टदायक है। बड़े शहर में अच्छी जगह न रहना उसके लिए एक मुसीबत है। वह देख भाल कर, तलाश करके ठीक इंतजाम करने वाला आदमी ही नहीं। इसलिए वह अत्यंत क्षुब्ध, विरक्त मन से गाड़ी में सवार हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद बार बार उसे भय होने लगा कि विनोदनी उससे बगैर कहे सुने ही कहीं बीच में ही न उतर पड़े। विनोदनी इसी प्रकार शनि ग्रह की तरह खुद घूमने लगी और साथ साथ महेंद्र को भी घुमाने लगी। कहीं भी महेंद्र को जरा विश्राम नहीं लेने देती। विनोदनी में एक खास गुण यह था कि वह बहुत जल्द लोगों से हिल मिल सकती है, इसीलिए जल्दी ही वह गाड़ी को सहयात्रियों से मेल जोल कर लेती थी। जहां जाने की उसकी इच्छा होती, वहां के सब हालचाल वह पहले से ही जान लेती थी। यात्रीशाला में ठहरती और जहां जो कुछ देखने का होता देख लिया करती। इस तरह महेंद्र विनोदनी के लिए अपनी अनावश्यकता देखकर प्रतिदिन अपने को हतमान अनुभव करने लगा। टिकट खरीद देने के सिवा उसका और कोई काम ही न था। बाकी समय में उसकी प्रवृत्ति उसको दंशन किया करती और वह अपनी प्रवृत्ति को। शुरू में कुछ दिनों तक वह विनोदनी के साथ साथ रास्ते रास्ते घूमता रहा था, किंतु बाद में क्रमशः यह उसके लिए असह्य हो उठा। अब तो वह खा पीकर सोने की कोशिश किया करता है और विनोदनी दिन भर घूमा करती है। इसके पहले इस बात की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि माँ का लड़का महेंद्र किसी दिन इस तरह इधर से उधर मारा मारा फिरेगा। एक दिन इलाहाबाद स्टेशन पर दोनों जने गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी आकस्मिक कारण से गाड़ी आने में देर हो रही थी। इसी बीच में विनोदनी और गाड़ियों के यात्रियों को घूम फिरकर देख रही थी। पश्चिम में घूमते घूमते और चारों तरफ देखते देखते अकस्मात कहीं कोई दिखाई दे जाएगा, शायद यही उसे आशा थी। कम से कम बंद गली में जनहीन घर में निश्चल उद्यम से अपने को प्रतिदिन दबाकर मारने की अपेक्षा इस नित्य की अनुसंधान प्रवृत्ति में, इस उन्मुक्त मार्ग के जन कोलाहल में अधिक शांति है। अचानक स्टेशन की एक कांच की ढक्कनदार सूचना पेटिका पर दृष्टि पड़ते ही विनोदनी चौंक पड़ी। डाकखाने की उस पेटी में जिन लोगों का ठीक पता नहीं चलता, उनके पत्र प्रदर्शित किए जाते हैं। विनोदनी ने देखा कि उसमें एक पत्र बिहारी के नाम का भी है। बिहारी लाल नाम कोई असाधारण नहीं, और उस पत्र का बिहारी विनोदनी का अभीष्ट बिहारी ही हो, ऐसा समझने का भी कोई कारण नहीं था। फिर भी बिहारी का पूरा नाम देखकर उसके मन में अपने एकमात्र बिहारी के सिवा और किसी बिहारी का संदेह ही नहीं हुआ। पत्र पर लिखे हुए पते को उसने कंठस्थ कर लिया और फिर जिस बेंच पर महेंद्र अत्यंत अप्रसन्न मुख से बैठा था, उस पर आकर बैठ गई और उससे बोली, मैं तो कुछ दिन इलाहाबाद में ही रहूंगी। विनोदनी महेंद्र को अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है, किंतु उसके क्षुधित अतृप्त हृदय को जरा भी खुराक नहीं दे रही। इससे महेंद्र का पौरुषाभिमान प्रतिदिन आहत हो होकर उसके हृदय में विद्रोह पैदा कर रहा था। इलाहाबाद में कुछ दिन रहकर जरा विश्राम ले ले तो वह जी जाए, किंतु इच्छा के अनुकूल होने पर भी विनोदनी की खाम ख्याली पर सम्मति देने में सहसा उसका मन विद्रोही हो उठा। उसने कुछ गुस्से से कहा, जब चलने के लिए निकल ही पड़े हैं तब चलेंगे ही, रुकेंगे नहीं। मैं नहीं चाहूंगी तो तुम अकेली रहो, मैं जाता हूं। अच्छी बात है। और उसी वक्त इशारे से कुली बुलाकर अपने सामान के साथ वह स्टेशन के बाहर चल दी। महेंद्र अपने पुरुष कर्तव्य अधिकार को लिए बेंच पर बैठा रहा और जब तक विनोदनी दिखती रही तब तक वह स्थिर होकर बैठता रहा। विनोदनी ने जब एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधी बाहर निकल गई
तब वह जल्दी से कुलियों के सर पर अपना सामान लाद कर लपकता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। बाहर जाकर उसने देखा विनोदनी एक घोड़ा गाड़ी में बैठ चुकी है। महेंद्र मुंह से कुछ बोला नहीं, गाड़ी की छत पर अपना सामान रखवाकर खुद कोच बक्स पर बैठ गया। अपने अहंकार को छोटा करके गाड़ी के भीतर विनोदनी के सामने बैठने लायक उसका मुंह ही नहीं रहा। किंतु गाड़ी तो आज चलती ही जा रही है। करीब 1 घंटा हो चुका, क्रमशः शहर की बस्ती छूट गई और फिर चारों तरफ खेत दिखाई देने लगे। कोचवान से कुछ पूछने में महेंद्र को शर्म मालूम होने लगी, कारण इससे वह समझ जाएगा कि भीतर जो मालकिन बैठी है उसने इस अनावश्यक पुरुष से इतनी भी सलाह नहीं की कि कहाँ जाना है। महेंद्र अपने रुष्ट अभिमान को भीतर ही भीतर हजम करके चुपचाप कोच बक्स पर बैठा रहा। गाड़ी निर्जन यमुना के किनारे एक शानदार बगीचे के भीतर जाकर ठहरी। महेंद्र आश्चर्य से दंग रह गया। सोचने लगा, यह किसका बगीचा है? इस बगीचे का ठिकाना विनोदनी को कैसे मालूम हुआ? बगीचे के भीतर का मकान बंद था। कई बार पुकारने के बाद एक बूढ़ा दरबान बाहर निकल आया। विनोदनी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, बगीचे के मालिक यहाँ के बड़े रईसों में से हैं। उनका मकान यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग उनकी मंजूरी ले आइए, फिर आप शौक से यहाँ रह सकते हैं। विनोदनी महेंद्र के मुंह की तरफ देखने लगी। महेंद्र का मन इस मनोहर स्थान को देखकर मुग्ध और लुब्ध हो रहा था। लंबे समय के बाद कुछ दिन स्थिति की संभावना देखकर वह प्रफुल्लित हो उठा और विनोदनी से बोला, तो चलो वहीं चले चलें। तुम बाहर गाड़ी में बैठी रहना, मैं भीतर जाकर किराया वगैरह तय करके रहने की मंजूरी ले आऊंगा। मुझसे अब घूमा नहीं जाएगा, तुम जाओ, तब तक मैं यहाँ आराम करूं। डरने की कोई बात नहीं। महेंद्र गाड़ी लेकर चला गया। विनोदनी उस बूढ़े ब्राह्मण दरबार को अपने पास बुलाकर उसके बाल बच्चों के बारे में पूछताछ करने लगी। बात करते करते जब उसने सुना कि उसकी स्त्री भी मर चुकी है, तब वह यह कहकर सहानुभूति प्रकट करने लगी, अरे अरे, तब तो तुम्हें बड़ी भारी तकलीफ होती होगी। बोलो भला, इस उम्र में तुम अकेले रह गए? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं? इसके बाद बातचीत के सिलसिले में विनोदनी ने पूछा, बिहारी बाबू यहाँ रहते थे ना? बूढ़े ने कहा, हाँ, कुछ दिन रहे तो थे यहाँ। तो आप उन्हें जानती हैं क्या? मेरे रिश्तेदार हैं। विनोदनी को दरबान के मुंह से बिहारी का जो कुछ विवरण और वर्णन मालूम हुआ, उससे उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा कि वह उसी का बिहारी है। उसने बूढ़े से कहकर वे कमरे खुलवा कर देखे जिनमें बिहारी सोता था और बैठता था। बिहारी के चले जाने के बाद से वे कमरे बंद पड़े थे। इससे उसे ऐसा लगने लगा कि मानो अदृश्य बिहारी का संचरण भी अब इन कमरों में जमा हुआ है। हवा उसे अभी भी उड़ाकर ले नहीं जा सकती है। विनोदनी ने घ्राण से उसे सूंघकर अपना हृदय भर लिया। स्तब्ध हवा के स्पर्श से अपने सर्वांग को पुलकित कर लिया। किंतु बिहारी कहाँ गया है, इसका पता वह नहीं लगा सकी। हो सकता है कि वह फिर यहाँ आए, किंतु स्पष्ट कुछ नहीं जान सकी। दरबान ने यह आश्वासन दिया कि वह अपने मालिक से पूछकर बताएगा। इतने में पेशगी किराया देकर और रहने की मंजूरी लेकर महेंद्र वापस आ गया। हिमालय शिखर जिस यमुना को तुषार श्रुत अक्षय जलधारा दे रहा है और युग युग के कवियों ने मिलकर जिस यमुना में कवित्व स्रोत बहाया है, वह अक्षय है, वह चिरस्थायी है। इसकी कल ध्वनि में न जाने कितने विचित्र छंद ध्वनित हो रहे हैं और इसकी तरंग लीला में न जाने कितने युगों का पुलकोच्छ्वसित भावावेग उद्वेलित हो रहा है, कौन कह सकता है। प्रदोष काल में उस यमुना के तट पर महेंद्र आकर जब बैठा, तब घनीभूत प्रेम के आवेश ने उसकी दृष्टि में, उसके निश्वास में, उसकी शिराओं में, उसकी अस्थियों में प्रगाढ़ मोह रस का प्रवाह संचारित कर दिया। आकाश में सूर्यास्त किरणों की स्वर्ण वीणा वेदना की मूर्छना में एक अश्रुतपूर्व संगीत में झंकृत हो उठी। विस्तीर्ण निर्जन बालू तट पर विचित्र वर्ण छटा में दिन धीरे धीरे समाप्त हो गया। महेंद्र मानो काव्य लोक में पहुंच गया और अर्ध निमिलित नेत्रों से वृंदावन के गोधुली जाल में अपने अपने गोष्ठ को लौटने वाली धेनुओं का हंबारव सुनने लगा। वर्षा के मेघों से आकाश आच्छन्न हो आया। अपरिचित स्थान का अंधकार केवल कृष्ण वर्ण का आवरण ही नहीं होता,
किंतु विचित्र रहस्य परिपूर्ण होता है। उसमें से जो थोड़ी सी आभा अथवा आकृति दिखाई देती है वह अज्ञात अनुच्चारित भाषा में बातें करती है। उस पार की रेती की अस्फुट पांडुरता ने, निस्तरंग जल की मसी कृष्ण कालिमा ने, बगीचे के घन पल्लव विशाल निम्ब वृक्ष की पूंजीभूत निस्तब्धता ने, तरुहीन म्लान धूसर तट को बंकिम रेखा ने, सब कुछ ने आषाढ़ संध्या के उस प्रदोष अंधकार में विविध अनिर्दिष्ट अपरिस्फुट आकारों में एक साथ मिलकर महेंद्र को मानो चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया। पदावली साहित्य में वर्णित वर्षाभिसार की महेंद्र को याद उठाई। अभी सारिका घर से चल पड़ी है। यमुना के उस तट पर वह अकेली आकर खड़ी हुई है, किंतु पार कैसे होगी? पार करो जी, मोहि पार करो। महेंद्र के हृदय के भीतर बार बार यही एक पुकार आ आकर आघात करने लगी। पार करो जी, मोहि पार करो। नदी के उस पार बहुत दूर अंधेरे में खड़ी है वह अभिसारिका, किंतु फिर भी महेंद्र ने उसे स्पष्ट देख लिया। उसका कोई काल नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं। चिरकालीन गोप बाला है वह, किंतु फिर भी महेंद्र उसे पहचान गया। विनोदनी है वह। अपने संपूर्ण विरह, संपूर्ण वेदना, संपूर्ण यौवन भार को लेकर वह उस काल से यात्रा करके न जाने कितने गीत और कितने छंदों में होती हुई आज के काल में आ पहुंची है। आज के इस निर्जन यमुना तट के ऊपर के आकाश में उसी का तो कंठस्वर सुनाई दे रहा है। पार करो जी, मोहि पार करो। पार पहुंचाने वाली नाव के लिए वह इस अंधकार में और कब तक इस तरह अकेली खड़ी रहेगी? पार करो जी, मोहि पार करो। बादलों के जरा फटते ही आकाश में कृष्ण पक्ष की तृतीया का चांद निकल आया। ज्योत्सना के माया मंत्र से वह नदी और नदी तट, वह आकाश और आकाश का सीमांत मानो इस पृथ्वी से बिल्कुल बाहर चला गया। मानो अब मृत्यु का कोई बंधन ही नहीं रहा। मानो काल की संपूर्ण धारावाहिकता टूट गई। अतीत काल का समस्त इतिहास लुप्त हो गया। भविष्यत काल का समस्त फलाफल अंतर्हित हो गया। केवल मात्र यह रजत धारा प्लावित वर्तमान काल ही यमुना और यमुना तट के बीच महेंद्र और विनोदनी को लिए हुए विश्व विधान के बाहर चिरस्थायी हो रहा। महेंद्र मतवाला हो उठा। विनोदनी आज उसे अस्वीकार कर देगी। ज्योत्सना रात्रि के इस निर्जन स्वर्ग खंड को लक्ष्मी के रूप में सुसंपूर्ण नहीं करेगी, इस बात की वह कल्पना ही न कर सका। वह उसी क्षण उठकर विनोदनी को ढूंढने के लिए बंगले की तरफ चल दिया। शयन गृह में जाकर उसने देखा सारा घर फूलों की सुगंध से भर उठा है। उन्मुक्त वातायन पथ से ज्योत्सना का प्रकाश शुभ्र शैया पर आकर पड़ रहा है। विनोदनी ने बगीचे से फूल चुनकर उनसे मालाएं गूंथ कर जूड़े में लपेटी हैं, गले में पहनी हैं, करधनी की तरह कमर से बांधी हैं। फूलों से भूषित होकर आज वह वसंत ऋतु की पुष्प भार से झुकी हुई भूलुंडित लता की तरह चांदनी की शुभ्र शैया पर पड़ी हुई है। महेंद्र का मुंह दूना हो उठा। उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, विनोद, मैं यमुना किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था। तुम यहां प्रतीक्षा कर रही हो। आकाश के चांद ने मुझे यह संवाद दिया और मैं चला आया। इतना कहकर महेंद्र बिस्तर पर बैठने के लिए अग्रसर हुआ। विनोदनी चौंक कर बड़ी तेजी से उठ बैठी और अपना दाहिना हाथ हिलाती हुई बोली, जाओ, तुम जाओ। तुम इस बिछौने पर मत बैठना। तीव्र गति से बहती हुई पालशुदा नाव सहसा बालूचर से टकराकर जहां की तहां रुक गई। महेंद्र स्तंभित होकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। बहुत देर तक उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली और विनोदनी इस डर से कि कहीं महेंद्र उसका कहा ना माने, बिछौने से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। तो फिर तुमने यह श्रृंगार किसके लिए किया है? यहां पड़ी पड़ी तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? विनोदनी ने दोनों हाथों से अपनी छाती को दबाते हुए कहा, जिसके लिए श्रृंगार किया है वह मेरे हृदय के भीतर है। कौन है वह? बिहारी? उसका नाम तुम अपने मुंह से उच्चारण ना करो। उसी के लिए तुम पश्चिम में घूमती फिरती हो? हां, उसी के लिए। उसी के लिए तुम यहां प्रतीक्षा कर रही थी? हां, उसी के लिए। उसका पता मालूम कर लिया है? नहीं।
किंतु जैसे भी होगा मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगी। किंतु मैं हरगिज नहीं लगाने दूंगा। न लगाने दोगे तो न सही, किंतु याद रखना मेरे हृदय से उसे तुम किसी भी तरह नहीं निकाल सकोगे। इतना कहकर विनोदिनी ने आंखें मीचकर अपने हृदय में फिर एक बार बिहारी का अनुभव कर लिया। महेंद्र उस पुष्प भरना विरह विधुर मूर्ति विनोदिनी के द्वारा एक ही साथ प्रबल वेग से आकृष्ट और प्रत्याख्यात होकर अकस्मात भीषण हो उठा और अपनी मुट्ठी उठाकर कहने लगा, छुरी से चीरकर मैं तुम्हारी छाती के भीतर से उसे निकाल बाहर करूंगा। विनोदिनी ने अविचलित मुख से कहा, तुम्हारे प्रेम की अपेक्षा तुम्हारी छुरी मेरे हृदय में आसानी से घुस जाएगी। तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? यहां तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम मेरे रक्षक हो। तुम खुद अपने आप से मेरी रक्षा करोगे। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास क्या अब भी तुम्हें अंदर बाकी है? इतना अगर ना होता तो मैं आत्मघात करके मर जाती, तुम्हारे साथ नहीं निकलती। फिर मर क्यों नहीं गई? इतने से विश्वास की फांसी मेरे गले में डालकर मुझे देश देशांतर में क्यों घसीटती फिरती हो? तुम्हारे मर जाने से कितना मंगल होता, जरा सोच तो देखो। मैं सब जानती हूं, किंतु जब तक बिहारी की आशा है तब तक मैं मर नहीं सकती। किंतु जब तक तुम नहीं मरती तब तक मेरी प्रत्याशा भी नहीं मर सकती, और इसके बिना मरे मैं भी छुटकारा नहीं पा सकता। आज से मैं सर्वांतकरण से भगवान से कामना करूंगा कि तुम मरो। तुम मेरी भी ना होना और बिहारी की भी ना होना। तुम जाओ, मुझे छुट्टी दो। मेरी मां रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है। उनके आंसू मुझे दूर से दग्ध कर रहे हैं। जब तक तुम नहीं मरती, जब तक तुम मेरी और संसार के और सभी आशा के अतीत की ओर नहीं चली जाती, तब तक मुझे उनके आंसू पोंछने का अवसर नहीं मिलने का। इतना कहकर महेंद्र दौड़ता हुआ बाहर चला गया। विनोदिनी अकेली पड़ी अपने चारों तरफ जो मोहजाल रच रही थी, उसे वह छिन्न विच्छिन्न कर गया। विनोदिनी चुपचाप खड़ी खड़ी बाहर की तरफ देखती रही। आकाश भरी चांदनी बिल्कुल सूनी हो गई। उसका सारा का सारा सुधार क्षण में कहां मिला गया। सामने का वह क्यारियों वाला बगीचा, उसके आगे का वह बालू तट, उसके आगे की यमुना, उसके आगे उस पार की अस्फुटता, सब कुछ मानो एक बड़े कागज पर पेंसिल से अंकित चित्र मात्र है। सब कुछ नीरस और निरर्थक। महेंद्र को विनोदिनी ने कैसे प्रबल वेग से आकर्षित किया है और प्रचंड आंधी बनकर कैसे उसे वह जड़ से उखाड़ लाई है, इस बात का अनुभव करके आज उसका हृदय और भी ज्यादा अशांत हो उठा। विनोदिनी सोचने लगी, मुझमें तो ये सभी शक्तियां हैं, फिर क्यों नहीं बिहारी पूर्णिमा रात्रि के उद्वेलित समुद्र की तरह मेरे सामने आकर गिर पड़ता? क्यों एक अनावश्यक प्रेम का प्रबल अभिघात प्रतिदिन मेरे ध्यान में आकर रो रहा है, और एक आगंतुक क्रंदन बार बार आकर क्यों मेरे अंतःकरण के क्रंदन को परिपूर्ण अवकाश नहीं दे रहा? उसने जो इस तरह के एक प्रचंड आंदोलन को जगा रखा है, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आज जिन फूलों की मालाओं से विनोदिनी ने अपने को विभूषित किया था, उन पर महेंद्र की मुग्ध दृष्टि पड़ जाने से उसने उन सब को तोड़ मसल कर अलग फेंक दिया। वह सोचने लगी, उसकी सारी शक्ति वृथा है, उसकी सारी चेष्टाएं वृथा है, उसका जीवन वृथा है। यह कानन, यह चांदनी, यह यमुना तट, यह अपूर्व सुंदर संसार, सब कुछ वृथा है, वृथा है। इतनी व्यर्थता है तो भी जो जहां है वह वहीं खड़ा है। संसार में किसी का भी लेश मात्र परिवर्तन नहीं हुआ। कल फिर सूर्य का उदय होगा और संसार अपना छोटे से छोटा काम करना भी नहीं भूलेगा, और बिहारी जैसे दूर था वैसे ही दूर रहकर ब्राह्मण बालक को रोज की तरह बोधोदय नाम का नया पाठ पढ़ाएगा। विनोदिनी की आंखें फट गई और उनमें से आंसू निकल पड़े। आखिर वह अपने संपूर्ण बल और आकांक्षा को लिए हुए किस पत्थर को ढकेल रही है? उसका हृदय रक्त में बह गया, किंतु उसका अदृष्ट सुचार्क प्रमाण भी टस से मस नहीं हुआ।